Hello everyone and welcome back to our today's session of idioms and phrases part 11. पार्ट 1 to 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग सब रेफर कर सकते हो। तो आज का पार्ट 11 हम शुरू करेंगे idioms and phrases। ये आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में, सारी चीजों में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो कोई भी वर्ड्स को मिस आउट मत कीजिएगा। यस, आज के इस सेशन में सबसे पहले जो हमने लिया है वो है बेयर द हंट। बेयर द हंट का मीनिंग क्या होता है? सफर द मोस्ट, यानी किसी घटना के मुख्य प्रभाव को झेलना। बेयर द हंट, जब भी कोई घटना घटी है, कोई घटना राइट, जब वो घट चुकी है तब उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसे झेलना। टू सफर द मोस्ट, पूरे ग्रुप में किसी एक ने या कुछ लोगों ने सबसे ज्यादा उस चीज का प्रभाव भुगता होगा या उन पे ज्यादा बीती होगी। दैट इज बेयर द हंट, टू सफर द मोस्ट। सफर करना, सफर द मोस्ट, किसी घटना के मुख्य प्रभाव को झेलना। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ हमने क्या लिया है देखिए, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं किसी की करनी किसी और को भरनी पड़ रही है। टू बेयर द हंट। एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। द कंपनी हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ द मिस्टेक्स दैट देयर एम्प्लॉय मेड। देखिए, कंपनी है, आज एक कंपनी में अगर गलती एम्प्लॉय कर रहा है तो वो भुगतना तो कंपनी को ही पड़ेगा, चाहे गलती कोई भी करे, लेकिन भुगतेगा कौन? हु विल सफर? कंपनी, राइट। वैसे ही एम्प्लॉय की हुई गलती का खामियाजा कंपनी आज भी या फिर भुगत रही है या आज तक भुगत रही है। ही कंपनी इज बेयरिंग द हंट, टू सफर द मोस्ट। क्लियर? यस। अगर एक और एग्जांपल ले तो क्या ले सकते हैं? से फॉर एग्जांपल, द गाय वाज इनोसेंट बट ही हैड टू बेयर द brunt ऑफ हायरिंग अ बैड लॉयर। देखिए, कोई केस चल रहा होगा, वहां पे क्या था? द guy was innocent but he had to bear the brunt। क्यों? क्योंकि उनका लॉयर खराब था, जो लॉयर उन्होंने हायर किया वो अच्छा नहीं था, वो उनकी इनोसेंस को साबित नहीं कर पा रहा था या केस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहा था। सो द इनोसेंट गाय हैज टू बेयर द हैज टू बेयर द हंट। तो क्या हुआ? सफर्स द मोस्ट। जब भी कोई सबसे ज्यादा सफर करता है तब हम कहते हैं बेयर द हंट। क्लियर है? यस। फिर नेक्स्ट आता है टू बी ऑन द एपेक्स। टू बी ऑन द एपेक्स यानी टू बी एट द हाईएस्ट पॉइंट, शिखर पर होना। टू बी एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब भी आप अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे होते हो, ऊंचाइयों पे होते हो, सक्सेसफुल एकदम ही एक पॉजिटिव मुकाम पे होते हो, तब हम कहते हैं टू बी ऑन द एपेक्स, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिया है। He was on the apex of his career। देखिए, उन्होंने करियर की शुरुआत चाहे जब भी की हो, लेकिन आज की डेट में, इन टुडेज टाइम और टुडेज डेट, he is at the top, means he is at the apex of his career, यानी पीक पॉइंट पे है वो उनके करियर की। क्लियर है? यस। फिर आता है नेक्स्ट, बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड। बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड यानी बाय फोर्स। जब भी कुछ आप एकदम सख्ती से करते हो, पावरफुल तरीके से करते हो, तब हम कहते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, शक्ति से, पावरफुल तरीके से, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। We need a man with strong hand who is going to administer the country well। यहाँ पे strong hand का मीनिंग एकदम हाथों में ताकत होने से ज्यादा क्या है? शक्ति होना, पावर होना, डिसीजन मेकिंग पावर होना, सबको टैकल कर सके, उतना सेंस रहना, अपने में उतनी क्षमता होना कि सामने कोई भी सिचुएशन आएगी तो वो उन्हें फेस कर पाएंगे, उन्हें अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो वी नीड अ मैन विद स्ट्रॉन्ग हैंड। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि ये जो कंट्री है पूरी, उसे वो अच्छे से हैंडल कर पाए, एकदम शक्ति से, शांति से, राइट। बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, he returning to power with a strong hand, he is returning to the power with the strong hand। हो सकता है एक और एग्जांपल, जो सेंटेंस हमने यहाँ क्या लिया, he is returning
कैसे? ही इज रिटर्निंग टू पावर, हाउ? विथ अ स्ट्रॉन्ग हैंड, एकदम बाय फोर्स, पूरी तैयारी के साथ, बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड। फिर नेक्स्ट आता है टू ब्लो वन स्टैक टॉप और बिलो अ फ्यूज, और ब्लो फ्यूज। फिर से कहेंगे टू ब्लो वन स्टैक टॉप और ब्लो अ फ्यूज। कुछ भी एक सेंटेंस ले सकते हैं, कोई भी एक चीज को पकड़िए। हम ब्लो अ फ्यूज लेते हैं, राइट? ब्लो अ फ्यूज का मीनिंग क्या होगा? टू लूज वंस टेम्पर, दिमाग का जाना, कहते हैं ना, लूज वंस टेम्पर यानी बहुत गुस्सा होना, या फिर गुस्सा होने से ज्यादा अपना आपा खोना। जब भी आप अपना आपा खो देते हैं तब हम कहते हैं लूज वंस टेम्पर और बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, अपने आपे से बाहर आ जाना। टू ब्लो वंस टॉप, एकदम उनका दिमाग सटका देना। एग्जाम्पल लेते हैं, मॉम टोटली ब्लू हर फ्यूज व्हेन आई टोल्ड हर आई फेल्ड इन मैथ्स। देखिए, जो मॉम थी उनका टेम्पर लूज हो गया, उन्होंने अपना आपा खो दिया। कब? जब मैंने उन्हें कहा कि मैथ्स सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूँ या मैं फेल हो गई हूँ। जब मैं उस सब्जेक्ट में फेल हो गई, ये बात जब मैंने अपनी मॉम को बताई, मम्मी को बताई, तब वो गुस्से में आ गई। शी लॉस्ट हर टेम्पर, शी ब्लू हर फ्यूज। क्लियर है? अपना आपा खोना। या फिर एक और सेंटेंस क्या ले सकते हैं, डैड इज गोइंग टू ब्लो हिज टेक, Dad is going to blow his stake. Kab? Once he sees the bad condition of the car. Once he sees the bad condition of car. देखिए क्या हो सकता है, कंडीशन ऑफ। अब उन्होंने अपने बेटे को कार दी ले जाने के लिए, लेकिन बेटे ने क्या किया होगा, शायद कोई एक्सीडेंट कर दिया होगा, कुछ डेंट लगा दिया होगा कार का। तो जैसे ही डैड, जैसे ही पापा उस कार की कंडीशन को देखेंगे, he is going to blow his check, he is going to lose his temper, वो अपना आपा खो देंगे। पक्की बात है कि वो गुस्सा करने ही वाले हैं। तो जब भी कोई सिचुएशन में ऐसे सेंटेंसेस आपको यूज करने हो जहाँ पे कोई एक्सट्रीमली एंग्री हो जाता है, तो वहां पे आप इस इडियम को पुट कर सकते हो, टू ब्लो वन स्टेक टॉप और ब्लो अ फ्यूज, यानी अपना आपा खो देना, अपने टेम्पर से बाहर आ जाना, राइट? यस। फिर नेक्स्ट आता है टू बीट अ हेस्टी रिट्रीट। टू बीट अ हेस्टी रिट्रीट यानी टू गो अवे हरिडली, दूर भाग जाना या फिर पीछे हट जाना। गो अवे हरिडली, जल्दी से, एकदम से ही हमें पता चल जाता है, हम उस चीज से दूर भाग जाते हैं। भाग जाना या फिर पीछे हटना, राइट? एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए क्यों होता है ऐसा, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। द courier boy beat a hasty retreat when he heard the dog's furious barking from the back of the house। देखिए, कुरियर बॉय था, कुरियर बॉय वो पार्सल देने आ रहा था, लेकिन आते आते ऑन द वे उन्होंने क्या सुना, डॉग वॉज बार्किंग, कुत्ते की आवाज इतनी तेजी से आ रही थी कि वो पीछे हट गया, वो घर तक गया ही नहीं। उसको पार्सल लेना था, लेके घर तक डिलीवर करना था, तो वो जो रास्ता उन्हें तय करना था उससे वो पीछे हट गए। क्यों? एकदम जल्दबाजी में तेजी से चले गए, क्योंकि वहां पे कुत्तों के भौंकने की काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी। तो जब भी आप बैक ऑफ करते हो, आप वापस चले जाते हो, पीछे हट जाते हो किसी चीज से, तब हम कहेंगे टू बीट अ हेस्टी रिट्रीट। The courier boy beat a hasty retreat when he heard the dog's furious barking from the back of the house। क्लियर है? यस। नेक्स्ट आता है carry the coal to Newcastle। Carry the coal to Newcastle, it means spending time and energy in doing something that is useless and wastage of energy। useless काम, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, उस चीज के पीछे टाइम वेस्ट करना, पूरा टाइम वेस्ट करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना। तो जब भी किसी बेवजह काम पे आप मेहनत करते हो या टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हो, तब हम कहेंगे कैरी द कोल टू न्यू कैसल। बेवजह मेहनत करना, टू स्पेंड अननेसेसरी एंड टाइम ऑन यूजलेस थिंग। एग्जाम्पल देखते हैं,
It would be like carrying coals to Newcastle if another post office opened in the neighborhood. There are already 3 now. देखिए, it would be like carrying coals to Newcastle. इसने का मीनिंग क्या हुआ? It would be like spending time or wasting energy या फिर बेवजह मेहनत करना अगर यहाँ एक और पोस्ट ऑफिस खुला तो, क्योंकि ऑलरेडी इस एरिया में 3 पोस्ट ऑफिस है तो अब चौथे के खुलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वहां आप एक और बिल्ड कर रहे हो तो आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, वो बेवजह है, वो मेहनत बेकार की है. दैट इज कैरी द कोल टू न्यूकैसल. फिर नेक्स्ट आता है कास्ट पॉल्स बिफोर द स्पाइन. कास्ट पॉल्स बिफोर द स्वाइन, इसका मीनिंग हुआ अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड. सही से समझिएगा, राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड. वो कहते हैं ना बंदर के हाथ में नारियल या फिर लंगूर के हाथ में अंगूर, वैसी बात है. अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड. एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा. He explained the beauty of the music to her, but it was just like casting pearls before swine. म्यूजिक की ब्यूटी क्या होती है वो उन्हें समझा रहे थे, क्योंकि उन्हें नॉलेज होगी पूरी पूरी म्यूजिक की, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल ही नहीं थी. तो राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, ऐसे व्यक्ति को वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे या उनके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे थे जिन्हें कुछ भी समझ आना नहीं था. सो कास्टिंग पॉल्स बिफोर द स्वाइन, राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड. हिंदी में उसे ऐसे भी कह सकते, किसी व्यक्ति को ऐसी चीज देना जिसका वो मूल्य ना समझे, दैट इज द राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड. किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसी चीज देना जो उसका मूल्य नहीं समझता, जैसे आर्ट्स है, लिटरेचर है, ऐसी चीजें अगर हम उन्हीं व्यक्ति को दे जिन्हें उसकी वैल्यू है तो इट वुड बी इन अ राइट हैंड, अदरवाइज इट्स अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड. Right? I am afraid you are casting pearls before swine with your good advice. He won't listen. देखिए, I am afraid you are casting pearls before the swine by giving a good advice because he won't listen. तो बेकार है, आप एडवाइस दे रहे हो लेकिन उन्हें लेनी ही नहीं है, तो फिर वो क्या है? राइट एडवाइस इन अ रॉन्ग हैंड, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते. नेक्स्ट आता है castles in the air. Castles in the air means daydream or a hope or a desire unlikely to be realized. Right? ऐसा जो सच नहीं होने वाला है. अगर उसे साफ लैंग्वेज में हिंदी में कहे तो ख्याली पुलाव पकाना. आप सोचते बहुत कुछ है लेकिन होना नहीं है, वो चीज नहीं होने वाली है, डे ड्रीमिंग है. एग्जाम्पल लेते हैं, योर स्कीम इज merely a castle in the air. आप जो स्कीम बता रहे हैं, जो लोगों को दे रहे हैं होप, वो तो पूरी होने ही नहीं वाली है, दरअसल डे ड्रीमिंग है या फिर वो एक ख्याली पुलाव है, एक साफ झूठ है जो सच नहीं होने वाला है. कैसल्स इन द एयर. या फिर एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, she keeps talking about her big dreams. She keeps talking about her big dreams, her big time dreams और her big time ambitions कह सकते हैं. But big time ambitions, but it's all castles in the air. वो बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है लेकिन it's all daydreaming, कुछ भी नहीं होने वाला है, because she is not working hard. मे भी वो रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो आपको वो करना पड़ता है, सब सोचने से नहीं हो जाता है. So castles in the air, ख्याली पुलाव पकाना. Next comes is cat and dog life. Cat and dog life means troublesome life, यानी कुछ ऐसा जहाँ पे लगातार फ्रीक्वेंटली बहस हो रही है, क्वारल्स हो रहा है. टू बी फ्रीक्वेंटली क्वारलिंग, लड़ना झगड़ना बहस करना, फ्रीक्वेंटली वो चीजें हो रही है, तब कहा जाता है फ्रीक्वेंटली, यानी लगातार बार बार वो चीज रिपीट होते जा रही है. कैट एंड डॉग लाइफ. एग्जाम्पल लेते हैं, they led cat and dog life ever since they were married. देखिए, जब से उनकी शादी हुई हर रोज लड़ते ही रहते हैं, कुत्ते बिल्ली के जैसे झगड़ते ही रहते हैं. उनकी जिंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई है, सिर्फ बहस करते हैं. कैट एंड डॉग लाइफ. नेक्स्ट आता है कैच द टार्टर.
कैच द टाटर का मीनिंग हुआ टू ग्रेपल विथ एन अनएक्सपेक्टेडली डेंजरस पर्सन और टू कैच अ डेंजरस पर्सन, राइट। मतलब किसी अपने टक्कर के आदमी से लड़ाई करना, राइट। किसी टक्कर के आदमी से लड़ाई करना या किसी मजबूत शत्रु से झगड़ना। आमने सामने लड़ाई हो रही है तो दोनों बराबर के हैं, एक दूसरे की टक्कर के हैं, दैट इज कैच द टाटर। एग्जाम्पल देखते हैं। They thought that I would simply give up if my complaint had to go to court. उन्होंने ये सोचा कि मैंने जो कंप्लेन करी है अगर उसे कोर्ट तक ले जाना पड़ा तो मैं बैक ऑफ हो जाऊंगा। But they will soon realize, उन्हें जल्दी ये एहसास हो जाएगा that they have caught a tartar. उन्हें बराबर का टक्कर वाला साथी मिला है, सामने आमने दोनों एक बराबर है। उन्हें जल्दी से वो बात रियलाइज हो जाएगी क्योंकि अगर मेरे को कंप्लेन कोर्ट तक भी ले जानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। दैट इज कैच द टाटर। टक्कर की लड़ाई करना या आमने सामने जो भी है एक बराबर है, मजबूत लोग हैं, राइट। यस, तो ये हमारा आज का सेशन था, इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 11। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अपने एग्जाम्पल्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। हिमखोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहे। तो अब हम फिर मिलेंगे नए सेशन में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।